नमस्कार छात्रों, आज का अपना टॉपिक है राज्य कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, द गवर्नर राज्यपाल। आज अपन पढ़ेंगे राज्यपाल। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। ये संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था की गई संविधान के 7वां संशोधन 1956 में की गई कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 156 इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है तथा एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। संभवतया राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, पर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए। वह समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र से मुक्त हो सकता है। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, अतः उसे हटाने के लिए महाभियोग या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था संविधान द्वारा नहीं की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की जो ये विधि अपनाने के पीछे केवल एक कारण था कि भी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की भावना। राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति दोनों में ही देश की या राज्य की जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य इकाइयों के राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य की जनता निर्वाचन पद्धति अपनाकर करती है। जनता ही राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाती है, पर भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एक राज्य का राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, न कि सरकार का, किंतु अमेरिका में राज्य व सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है। अब इसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं? इसकी क्वालिफिकेशन। राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम कितनी 35 वर्ष की आयु का हो, वह केंद्र राज्य विधायिका का सदस्य न हो। यदि वह सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसके पद को रिक्त माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो और तथा वह भारत का नागरिक हो। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परंपरा है, पर कई बार यह परंपरा का पालन नहीं किया जाता। 1969 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी के विरोध के बाद भी धर्मवीर वहां के राज्यपाल बने थे। तो वस्तुतः राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक परंपरा है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता के भाव को मद्देनजर रखते हुए यह भी परंपरा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी ना हो। यथा एक राजस्थान के निवासी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। इस व्यवस्था के द्वारा भी राज्यपाल को उस राज्य की राजनीतिक दलबंदी से दूर रहने का उद्देश्य भी है। ये व्यवस्था का कारण क्या था कि वे राज्य का जो राज्यपाल है वो उस राज्य की जो राजनीतिक दलबंदी है उनसे दूर रहे। राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न उसे बंदी बनाया जा सकता। अपने कार्यों को करने और शक्तियों के प्रयोग के लिए वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ओथ, शपथ। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहायता से कार्य संपन्न किया जाता है। राज्यपाल को निष्पक्ष
राज्यपाल को निष्पक्ष, न्यायप्रिय, उदार व व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला एवं राष्ट्रीय एकता के संरक्षक की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। अतः राज्यपाल संविधान की रक्षा करने, जनता के कल्याण तथा सेवा की शपथ लेता है। वेतन व अन्य भत्ते। राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसे वेतन, अन्य भत्ते तथा सुविधाएं मिलती हैं, जिसका निर्धारण संसद में बनाए गए कानून द्वारा होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं को घटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। अब इसकी शक्तियां क्या है, इसके पावर क्या है? संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के कार्य निष्पादन में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ऐसी ही व्यवस्था केंद्र में राष्ट्रपति के लिए भी की गई है। पर राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से इस अर्थ में विशिष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को सविवेकाधिकार की शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति की बजाय राज्यपाल को सविवेकाधिकार की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसी प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल की शक्तियों को भी दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली है वे शक्तियां जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से करता है, और दूसरी है वे शक्तियां जिनका प्रयोग सविवेक के आधार पर करता है। तो अपन आज पहली शक्तियां मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से जो शक्तियां प्राप्त हुए हैं, पहली है कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को राज्यपाल में निहित करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 154 द्वारा दी गई है। वह राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान है। राज्य का सारा कार्य राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा कर सकता है। अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत, ये जो अपन ने कहा है, अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सभी मंत्री आ जाते हैं। चूंकि वे राज्यपाल के अधीनस्थ हैं, अतः उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व उसकी सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री और उसकी सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियमों का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से वह मंत्रियों के विभाग का वितरण करता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को पद और उसकी गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। आवश्यकता पड़ने पर उनको पदच्युत करता है। उनके त्याग पत्र भी स्वीकार करता है। वह समय अनुसार मंत्रियों को चेतावनी, मंत्रणा व प्रोत्साहन दे सकता है। और मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि मंत्री परिषद की नीतियों व निर्णयों की सूचना राज्यपाल को निरंतर दे। साथ ही राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं व जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य के संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल इस स्थिति की सूचना राष्ट्रपति को देगा तथा संकट काल घोषित होने पर वह संघ के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। आगे राज्यपाल विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति होता है तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्तियों के बारे में पृथक पृथक विश्वविद्यालय के अधिनियम से पृथक पृथक प्रावधान हैं। तो उदाहरण के लिए बता देता हूँ, पंजाब विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति के बारे में केवल एक प्रावधान है कि कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति ही करेगा। इस संबंध में किसी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः कुलपति की नियुक्ति के लिए नाम सुझाने हेतु एक समिति बनती है। राज्यपाल इस समिति में 3 सदस्य होते हैं।
राजस्थान में समिति में 3 सदस्य होते हैं। जो पहला होता है राज्यपाल का एक मनोनीत प्रतिनिधि जो समिति का अध्यक्ष होता है, दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष का मनोनीत प्रतिनिधि, और तीसरा होता है विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। यह समिति कुलपति के लिए योग्य अभ्यर्थियों का पैनल बनाती है, जिसमें सामान्यतः 3 नाम होते हैं। राज्यपाल इन नामों में से एक को चुनता है तथा यही व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति होता है। इन सब के अतिरिक्त राज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंध के लिए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए गए। दूसरी विधायी शक्ति, दूसरी कौन सी है? विधायी शक्ति। राज्यपाल व्यवस्थापिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। वह राज्य विधानसभा के अधिवेशन बुला सकता है, उसके द्वारा अधिवेशन का सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को पृथक या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। साधारणतः आम निर्वाचन के बाद नई विधानसभा बनने पर प्रथम उद्घाटन भाषण विशेष अभिभाषण देता है। और अनुच्छेद 176 के अनुसार हर वर्ष पहले सत्र के सदन के सत्र को संबोधित करता है। सत्र के समय विधानसभा के पास विचारार्थ अपना संदेश भेज सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को कानून का रूप धारण करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। वह चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या सदन के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऐसे विधेयक को संशोधन सहित या रहित जैसा भी विधानसभा चाहे दोबारा राज्यपाल के पास यदि भेजती है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। वित्त विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। कौन से विधेयक को? वित्त विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यदि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा विधान परिषद के सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल उस सदन के किसी व्यक्ति को बैठकों की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु सदन के सत्र में न होने पर अनुच्छेद 213(1) कौन सा? अनुच्छेद 213(1) के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कानून की भांति प्रभावित होता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने से के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। इन 6 सप्ताह के अंदर भी विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो वो अध्यादेश अपना आप ही समाप्त हो जाते हैं। राज्यपाल इन अध्यादेशों को पहले भी वापस ले सकता है। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता है या जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार बहुत उपयोगी है, विशेषकर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता की स्थिति में या आपातकाल में, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। यह प्रसिद्ध विधिज्ञ का मानना है कि एक राज्य को बिना विधायी कानून के सिर्फ अध्यादेश के जरिए शामिल किया जा सकता है। जिन राज्यों में विधानमंडल के उच्च सदन हैं उनमें राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इन मनोनयन के संबंध में राज्यपाल किसी प्रकार के तथ्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। पूरक व अतिरिक्त व्यय के बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करता है तथा जब तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति की आज्ञा दे सकता है। वित्तीय विधेयक राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और चौथी है न्यायिक शक्तियाँ।
संविधान द्वारा प्रदत्त, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है तथा दंड को निलंबित या स्थगित कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय भी राज्यपाल करता है। अब संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को की वह अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में कुछ भेद है। जो मूलभूत भेद है वो क्या है? मृत्यु के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। ठीक है। अब इसके कुछ विशेषाधिकार हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेषाधिकारों की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु 163 के संबंध में राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है। अब ये शक्तियां कौन कौन सी है? पहली 166(3) के अनुसार राज्यपाल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कार्य संबंधी नियम बना सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए रोक सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 356(1) राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना देने का अधिकार भी प्रदान करता है। चौथा, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में राज्यपाल अनुच्छेद 239(2) के अंतर्गत कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार प्राप्त करता है। यही अनुच्छेद उसे कुछ नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और पांचवा है, छठी अनुसूची असम के राज्यपाल को 2 विशेषाधिकार, कौन से स्टेट के? असम के राज्यपाल को 2 विवेकाधिकार प्रदान करती है। असम सरकार द्वारा तथा स्वायत्त जनजाति जिला परिषद के मध्य खानों के लीज से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर यदि संघर्ष होता है तो राज्यपाल स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। और दूसरी है, जनजाति व सीमांत क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशिष्ट प्रशासनिक प्रावधान का अधिकार भी राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदि अनुच्छेद 371(2), 371(a)(1)(b), 371(c) के अंतर्गत निर्देश देता है तो राज्यपाल उन विशिष्ट दायित्वों को पूरा करता है। इस संदर्भ में उसे मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। यद्यपि विवेकाधिकार शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, लेकिन इसके वास्तविक प्रयोग के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। इस पर प्रसिद्ध विद्वान के.वी. राव का मुख्य कारण यह है कि राज्य विधायिका के संबंध में संविधान द्वारा पर्याप्त समय न देना। उनके अनुसार 20 के करीब राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 1 दिन में पारित किए गए। संपूर्ण संविधान की रचना इस प्रकार की गई कि जैसे तत्कालीन कांग्रेस सदा के लिए सत्ता में रहेगी। विवेकाधिकार शक्तियों के क्षेत्र में राज्यपाल के अधिकार असीमित नहीं हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या राज्य राजनीति के प्रभाव से प्रभावित होकर यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो राष्ट्रपति उसे नियंत्रित कर सकता है, वह राज्यपाल को हटा भी सकता है। तो विवेकाधिकार का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि संसदीय परंपरा को खतरा भी ना पहुंचे। राज्यपाल जिन क्षेत्रों में परिस्थितियों में विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उन पर चर्चा व विचार करना उपयुक्त है। तो अब अगले उसमें बढ़ाया जाए।